नमस्कार दोस्तों। जुनून इश्क बाग 18। खाना खाने के बाद अरमान कमरे में बानी का इंतज़ार करता है और यहाँ बानी स्टोर रूम में छुप कर बैठ जाती है ताकि उसे अरमान के पास ना जाना पड़े। भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती है कि अरमान जल्दी से सो जाए, लेकिन आखिर वह अरमान था। उसके दिल में बहुत सारे अरमान थे और बिना उन्हें पूरा किए उसे नींद कहाँ आने वाली। अरमान टाइम देखता है और नीचे उतर कर आता है। चारों तरफ बानी को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। क्या यह लड़की दोबारा भाग गई? लेकिन यह संभव नहीं है। चारों तरफ मेरा पहरा है। वह अच्छी तरह जानती है कि वह मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती है। इसका मतलब वह घर पर ही है। लेकिन डार्लिंग, मेरा नाम भी अरमान सिंघानिया है। आखिर मुझसे बचकर कब तक भागोगी? अरमान चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। बानी धीरे से निकल कर आती है। चारों तरफ अंधेरा था। मुझे लगता है चला गया और इतनी देर में तो सो भी गया होगा। बानी दबे पाँव कमरे में पहुंचती है और धीरे से दरवाज़ा खोल लेती है। अरमान सो रहा था। बानी चैन की सांस लेती है, वापस मुड़कर दूसरे कमरे में जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर कमरे में एंटर करने वाली होती है, अरमान उसे पीछे से आकर अपनी गोद में उठा लेता है। सोए नहीं अभी तक? चमगादड़ हो क्या? उल्लू हो? रात भर जागते हो? 12:30 हो रहे हैं। लगा मुझे तुम दिन भर के थके हो, सो गए हो। प्लीज़ अरमान, मुझे नीचे उतारो। मुझे तुम्हारे रूम में नहीं जाना है। वह हमारा कमरा है बानी। अब तुम मुझे छोड़कर दूसरे कमरे में क्या करने जा रही हो? जानती नहीं, शादी के बाद पति पत्नी एक ही बिस्तर पर सोते हैं। बदतमीज इंसान, मुझे नीचे उतारो। मुझे नहीं जानना तुम्हारे बिस्तर पर। छोड़ो मुझे। ओके। अरमान बानी को बिस्तर पर छोड़ देता है। बानी अपनी कमर पकड़कर कहती है, बेवकूफ़ इंसान, इस तरह छोड़ने के लिए थोड़ी ना कहा था। अरमान बानी के ऊपर झुक कर कहता है, अगर प्यार से मेरी बात मान जाओगी और अपनी सहमति के साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगी तो दर्द भी कम होगा और तकलीफ़ भी। तुमने इससे पहले भी आगे बढ़कर मेरा साथ दिया था, तो फिर आप क्यों नहीं? तब तो हम लवर थे, अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। मैं कभी तुम्हारी लवर नहीं थी। मैं सिर्फ तुमसे अपना बदला लेने के लिए यह सब कुछ कर रही थी और वह सब मैंने जो किया मेरी मजबूरी थी, मेरी ड्यूटी और मेरे बदले का एक हिस्सा था। पर अब तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो, वह हिस्सा जो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। पहले तुमने जो किया वह तुम्हारी मजबूरी थी या जो भी था, पर अब जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ वह मेरा अधिकार है। अरमान बानी के ऊपर झुक कर उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। अरमान के सामने सब बेकार। धीरे धीरे अरमान बानी पर हावी होने लगता है। बानी अरमान की पीठ पर, उसके कान पर, उसके चेहरे पर उसके नाखून मारती है, लेकिन अरमान पर कोई असर नहीं होता। जंगली इंसान, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। दीवाना हूँ मैं, तुम्हारे धोखे का मारा हूँ। दिल में एक आग लगी हुई है जिसे ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ देर बाद अरमान बानी से अलग होता है। बानी उसे धक्का देकर बाथरूम में जाती है और आईने में खुद को देखती है। अपनी हालत देखकर बानी वहीं पर बैठकर रोने लगती है। बानी नाइटी पहनकर बाहर निकलती है और बाहर जाने लगती है। अरमान तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहता है, चुपचाप आकर यहाँ पर सो जाओ। 2 बज चुके हैं। सुबह 5 बजे तुम्हें उठकर घर का काम करना है। बानी अपनी लाल आंखों से अरमान की तरफ देखती है। बानी तुरंत अरमान का हाथ मोड़ देती है और तुरंत सामने रखा हुआ कांच का गिलास तोड़कर वह गिलास अरमान के कंधे पर घोंप देती है। मेरे दिल में भी आग लगी हुई है जो सिर्फ तुम्हारे खून से ठंडी हो सकती है। अरमान धीरे से उस कांच के टुकड़े को निकाल कर फेंकता है और सामने खड़ी बानी को देखता है जो हाथ बांधकर उसी की तरफ देख रही थी। अरमान ट्रोयन से कोट्टा निकालकर उसे अपने जख्म पर रखता है। तुम्हें लगता है तुम मुझे चोट पहुंचाकर कमज़ोर कर सकती हो, जो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। बानी गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। अरमान उठता है और अलमारी से शराब की बोतल निकालकर अपने जख्मों पर शराब डालने लगता है। जख्म जितना ताज़ा और हरा रहेगा, बदले की तड़प उतनी ही गहरी होती जाएगी। यह जख्म तब तक नहीं भरने दूंगा जब तक तुम अपने कदमों पर झुका नहीं देता। आज की पूरी रात अरमान सोता है ना बानी सोती है। सुबह होते ही बानी घर के काम में लग जाती है। घर के सामान को इतनी तेज़ तेज़ पटकती है कि उसकी आवाज़ बंगले के बाहर खड़े गार्ड के कानों तक जाती है।
अरमान तैयार होकर नीचे उतरता है। बानी नाश्ता बनाकर उसकी टेबल पर रखकर अंदर चली जाती है। अरमान अंदर जाता है जहाँ बानी नाश्ता कर रही थी। प्लेट बानी के सामने फेंक कर कहता है, मैं इस तरह का सड़ा हुआ नाश्ता नहीं करता। तुम्हारी मर्जी है, मुझे ऐसा ही बनाना आता है। नहीं खाना है तो खुद से बना लो या अपने नौकर से कहो, मैं इससे बेहतर नहीं बना सकती। अरमान बानी का हाथ पकड़ता है। इन हाथों से वार कर सकती हो, इन हाथों से किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हो, इन हाथों से किसी की जान ले सकती हो, लेकिन इन हाथों से खाना नहीं बनाया जाता। तुमसे जो यह हाथ होने का क्या फ़ायदा। इतना कहकर अरमान जलती हुई गैस पर बानी का हाथ रख देता है। पूरे बंगले में बानी की चीखने की आवाज़ आती है। बानी दर्द से तड़पती है, चीखती है। अरमान फिर से बर्फ़ निकाल कर बानी के हाथों में लगाता है। बानी अपना हाथ खींचकर गुस्से में कहती है, याद रखना, तेरा अंत मेरे ही हाथों से होगा। अरमान मुस्कुराकर बाहर चला जाता है और बानी अरमान को 100 गालियाँ सुनाती रहती है और अपने हाथ में बर्फ़ लगाती है। उसका पूरा हाथ झुलस गया था। बानी की आंखों में नफ़रत की आग जल रही थी। बानी कभी अपने जले हुए हाथ को देखती तो कभी अरमान के घर को। बानी चारों तरफ लगे हुए सीसी कैमरास पर नज़र डालती है। एक लंबी सांस लेकर चुपचाप कमरे में चली जाती है। अपने हाथों की खुद ही से ड्रेसिंग करती है और आंखों के सामने बार बार वह पल दिखाई देता है जब अरमान ने उसका हाथ जलाया था। उस पल को याद करते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर कर आता है। उसे अपना हाथ जलता हुआ देखकर रोना नहीं आया। उसने एक बूंद आंसू भी नहीं गिराया, बल्कि उसने अपने दर्द को अपने गुस्से में बदल लिया। उसके दिल में अरमान के लिए नफ़रत और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बानी स्टोर रूम में जाती है और वहाँ पर रखे पुराने सामान में आग लगा देती है, जिसकी वजह से फायर अलार्म बजने लगती है। सारे गार्ड्स गार्डन की तरफ भागते हैं। बाद में बानी चुपचाप छुप जाती है। जैसे ही सारे गार्ड आग बुझाने के लिए आते हैं, बानी तुरंत बाहर की तरफ भागती है। एक गार्ड के पास जाकर कहती है, भैया प्लीज़ मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए, मुझे अरमान को फ़ोन करना है। दरअसल आज एक अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर रखा होगा। अगर आप ज़्यादा बढ़ गई तो घर तक फैल गई होगी, तो आप जानते हैं ना अरमान आप सबके साथ क्या करेंगे। मैडम, सर को फ़ोन हम कर देते हैं। अरे आप आग बुझाएंगे यार, नहीं फ़ोन करेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मुझे उनका नंबर लगा के दीजिए, मैं आपके सामने उनसे बात करती हूँ। गार्ड जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर बानी के हाथ में रखता है। बानी तुरंत आदर्श का नंबर लगाकर बाहर आ जाती है। हेलो आदर्श। आदर्श, थैंक गॉड कि तुमने मुझे फ़ोन किया, तुमसे कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। बानी, मैं क्या करता, तुम्हारे घर के बाहर भी मैं गया था, लेकिन बाहर इतनी सिक्योरिटी है, अंदर जाना बहुत मुश्किल है। मैं इसको लेकर तुम तक पहुंच भी जाता, लेकिन क्या फ़ायदा था, बिना प्लान के मैं कोई काम नहीं करना चाहता था। बानी, तुम मुझ तक पहुंचने की कोशिश मत करना, वरना अरमान तुम्हें परलोक पहुंचा देगा। मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगी। मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अरमान के चंगुल से मेरी फैमिली को निकालना होगा। आदर्श, तुम मुझे प्लान बताओ, मैं तुम्हारी फैमिली को अरमान की पहुंच से बाहर निकाल लूँगा। पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारे साथ है, कमिश्नर, डीएसपी सबको तुम्हारे बारे में पता है, लेकिन अगर वह सब खामोश हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हारी फैमिली अरमान के कब्जे में है और तुम अरमान के पास। पानी, तुम सही कह रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरी इस प्लान के बारे में कमिश्नर अंकल को ज़रूर बताना। कैसे भी करके अरमान के जितने भी दुश्मन हैं उन सब तक यह खबर पहुंचा दो कि अरमान सिंघानिया उन सब के खिलाफ़ जल्द से जल्द कोई एक्शन लेने वाला है। उन तक यह खबर भी पहुंचाओ कि अरमान सिंघानिया अपनी पत्नी से बेहिंता मोहब्बत करता है। अगर उसकी पत्नी को कुछ हो गया तो अरमान सिंघानिया सबको बर्बाद कर सकता है। आदर्श, तुम जानते हो अभी तक अरमान ने अपनी शादी ओपन नहीं की है। अगर उसके दुश्मनों को तुम्हारे बारे में पता लग गया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। बानी, अगर मुझे अपनी फैमिली को बचाना है तो मुझे यह खतरा उठाना होगा। जब अरमान के सारे दुश्मन उसके खिलाफ़ हो जाएंगे, अरमान मेरी फैमिली से छोड़कर उन पर ध्यान देगा और इसी बीच हम उन्हें वहाँ से निकाल सकते हैं। एक बार मेरी फैमिली अरमान के चंगुल से बाहर आ जाए, इसके बाद
इसको मैं दिखाती हूँ कि बानी क्या चीज़ है। आदर्श, ठीक है बानी, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूँगा और मैं कमिश्नर अंकल को भी यह सच बता दूँगा। लेकिन बस तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से खतरा है, एक खुद अरमान का और दूसरा उसके दुश्मनों का, जो ना जाने कब से उसका बाहर आने का इंतज़ार करके बैठे हैं। अरमान को घर के अंदर आता देख बानी जल्दी से जाकर उस गार्ड की जेब में मोबाइल डाल देती है और उसे थैंक यू बोलती है। आग कैसे लगी, किसकी लापरवाही की वजह से मेरे घर में आग लगी? अगर यह आग स्टोर रूम से बाहर पहुंच जाती तो? सर, हम नहीं जानते, वह तो जो हमने मैडम की चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो हम सब अंदर आए। हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई हो, क्योंकि हमने वह 2 वायर गिरे हुए देखे थे। अरमान एक नज़र बानी की तरफ डालता है, उसके पास जाकर कहता है, अगर इन सब के पीछे तुम्हारा दिमाग और हाथ है तो तुम नहीं समझ सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। बानी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अरमान सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। बानी उसे हमेशा कमरे में ही दिखाई देती है। बाद में आग लग जाने के बाद नीचे उतर कर आई थी। हो सकता है आग शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगी हो, लेकिन अगर आग वक्त पर नहीं बुझाई जाती तो? अरमान बानी के कमरे में जाता है, जहाँ पर बानी टीवी का रिमोट लेकर चैनल चेंज कर रही थी। बानी, चलो मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, तुम्हारा हाथ का खाना खाना है, तुम्हें तकलीफ़ हो रही होगी। बानी टीवी की तरफ देखते हुए कहती है, काश कि हमारी ज़िंदगी भी इस टीवी चैनल की तरह होती, जिसका रिमोट हमारे हाथ में होता। अगर कोई चैनल पसंद नहीं आया तो हम उसे आराम से चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो हम रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। क्या खूब कहा है बाबू मोयस, आज उनकी कई भी लाइनों के बारे में समझ में आ रहा है। सच में हम रंगमंच के खिलाड़ी ही हैं। अरमान बानी का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। बानी अपना हाथ खींचकर कहती है, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा और ना ही मुझे कोई तकलीफ़ है। अगर मुझे मेरा इलाज ही कराना चाहते हो तो बस इतना एहसान कर दो, मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारे घर का सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो कहोगे वह मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली तुम्हारे पास है। इससे ज़्यादा मुझसे और कोई उम्मीद मत रखना। इस रिश्ते को लेकर ठीक है, अपने हाथ का इलाज नहीं कराना है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन यह मत सोचना कि हाथ में चोट लग जाने की वजह से तुम्हें घर के कामों से मुक्ति मिल जाएगी। वह तुम्हें दोबारा उसी वक्त पर करने होंगे और फिलहाल मेरे हिसाब से रात के खाने का वक्त हो रहा है, तो नीचे जाकर डिनर रेडी करो। बानी चुपचाप उठकर किचन में चली जाती है, खाना बनाने लगती है। दिल तो कर रहा है चूहे मारने वाली दवाई खाने में मिलाकर इसे खिला दूँ, लेकिन मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ बड़ा सोच रखा है। इतनी आसानी से अगर तुम्हें मौत मिल जाए तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो तब आएगा जब तड़प तड़प कर तुम अपना दम तोड़ दोगे। अरमान खाना खाने बैठता है। खाना देकर बानी की तरफ देखता है। बानी मुंह बनाकर कहती है, मेरे हाथ में चोट है, जिस तरह खाना बना है मैंने बना दिया। रोटियां जल गई है, सब्जी भी थोड़ी सी कच्ची रह गई होगी। सॉरी, चावल के कुकर में थोड़े लग गए हैं। सलाद और रायता मैं नहीं बना पाई। ठीक है, जैसा भी बना खा लूँगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ खाओ। आज मेरा मैगी खाने का दिल है, इसलिए मैं जा रही हूँ खुद के लिए मैगी बनाने। अब तुम्हें मैगी पसंद नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम, पर मुझे तो मैगी बहुत पसंद है, इसलिए यह खाना तुम्हें ही मुबारक हो। बानी प्लेट में मैगी लेकर खाने बैठ जाती है। अरमान बानी के बनाए हुए खाने को खा रहा था। बानी बुरा सा मुँह बनाकर मन में कहती है, मैंने आज का खाना जानबूझकर बुरे से बुरा बनाया है, फिर भी यह बंदा बिना किसी कंप्लेंट के खाए जा रहा है, जैसे खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया हो। मुझे तो लगता है इतनी साल जेल में रहने की वजह से इसके ऊपर का माल खाली हो चुका है। अरमान खाना खाते हुए कहता है, मेरे ऊपर का माल खाली नहीं हुआ है, बल्कि मैं यह खाना इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि यह तुमने बनाया है। इतनी दर्द और तकलीफ़ में रहने के बाद भी तुमने मेरे लिए खाना बनाया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, इसलिए आज मैं दोनों ही अच्छा खाऊंगा, भले ही वह चली गई क्यों ना हो। अरमान खाना खाकर उठ जाता है और बानी अभी भी अपनी मैगी खाने में मस्त थी। अरमान बानी के पास जाकर उसकी मैगी में पानी डाल देता है और ऊपर से नमक डालकर कहता है, शायद तुम्हारी मैगी में स्वाद नहीं था और सुख भी नहीं था,
नमक डालने से टेस्ट आ जाएगा और पानी डालने से अच्छी हो जाएगी। खाकर देखो, अब इसका टेस्ट बड़ा प्यारा आएगा। बानी मैगी की प्लेट उठाकर अरमान के सर पर डाल देती है। अरमान बानी की तरफ देखता है और अपना सर साफ करके अपने कमरे में चला जाता है। बदतमीज़ इंसान, इतनी मुश्किल से मैंने मैगी बनाई थी, वह भी बर्बाद कर दी। अब मुझे भूख लग रही है। बानी गुस्से में कमरे में जाती है। अरमान नहाकर बाहर निकल कर आया था और इस वक्त उसने सिर्फ टावल पहन रखी थी। बानी गुस्से से मैं कमरे में पैर रखती है। बानी की वजह से उसका पैर स्लिप होता है और वह गिरने वाली होती है, तभी अरमान उसे पकड़ लेता है। बानी के हाथ अरमान के सीने पर थे, अरमान के हाथ बानी की कमर पर। अरमान बानी को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। बानी अरमान के सीने से लग जाती है आकर। बानी तुरंत अरमान से दूर हो जाती है, लेकिन अरमान दोबारा उसे अपनी तरफ खींच लेता है। यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। अपनी बीवी के साथ रोमांस करना कोई बदतमीजी नहीं होती, बल्कि एक पति का हक होता है। हक? तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। आजकल बहुत कड़वा बोलने लग गई हो। अपने खाने में चीनी ज़्यादा डालो ताकि तुम्हारी ज़बान का स्वाद बदल जाए और तुम्हारे मुंह से कड़वे शब्दों की बजाय प्यार की बोली निकले। अरमान का मोबाइल रिंग होने लगता है। अरमान जैसे ही कॉल अटेंड करता है, उसके चेहरे पर गुस्सा नज़र आने लगता है। बानी उसकी तरफ देखकर मन में कहती है, लगता है मेरा तीर निशाने पर लग गया। अब देखो कैसे परेशान होगा और फिर कोई ऐसी गलती करेगा ताकि यह दोबारा पुलिस की पकड़ में आ जाए, और इस बार यह बाहर नहीं आएगा, यह मेरा वादा है। अरमान सारे फ़ोन अटेंड करके थक चुका था। गुस्से में फ़ोन को ज़मीन पर पटक देता है। समझ नहीं आ रहा एक साथ इन सबको क्या हो गया। क्या हुआ पतिदेव, कोई गंभीर समस्या है? आप बेहद ही क्रोधित नज़र आ रहे हैं। अरमान शेरा का नंबर लगाता है। यह सब क्या हो रहा है? शेरा, अचानक से हमारे सारे दुश्मन एक्टिव कैसे हो गए? सब एक दूसरे से मिलकर हाथ मिला रहे हैं और हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तुम कुछ कर क्या रहे हो? फिर अभी तक हरियाली का मज़ा ही ले रहे हो। मैंने पता कर लिया है, ये सब कुछ मित्तल का किया हुआ है, जिसकी कंपनियां अपने टेक ओवर की थी। उनके हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाकर एक ग्रुप बनाया है जो हमें बर्बाद कर सके। अरमान बानी की तरफ देखता है, जो चारों खाने चित बेड पर लेटी हुई आराम से थी। यहाँ मैं इतने परेशान हूँ और इस लड़की को नींद आ रही है। अरमान बानी के पास आता है। इस वक्त मैं इतनी बड़ी उलझन में हूँ और तुम यहाँ आराम से लेटी हो। उठो और मुझे कुछ सजेशन दो। मैं पुलिस वाली हूँ, अंडरवर्ल्ड वाली नहीं, जो तुम्हारे धंधों के बारे में तुम्हें सजेशन दे सकती हूँ। अगर कुछ बर्बाद करना हो तो मुझे बताओ, 2 मिनट में हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे ये सारे दुश्मन कौन सी जड़ी बूटी खाकर एकदम से सचेत हो गए, और मैं तुम्हारे सजेशन इसलिए मांग रहा हूँ मैडम, क्योंकि तुम्हारी फैमिली मेरे पास है। आपने थोड़ा बहुत दिमाग देना होगा, आप मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं अपने इंसान दूसरों से बच सकूं। बानी मन में कहती है, जिन लोगों को मैंने खुद इसके पीछे लगाया है, उन सबसे बचने का रास्ता भला मैं इसे कैसे बता सकती हूँ। तो दोस्तों, आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कहानी के बारे में भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।